नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की। बांदा जिले का एक थाना है जिसका नाम है कमासिन, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है जामू। जामू ग्राम पंचायत है। तो इसी जामू ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक मजरा आता है जिसका नाम है रामजसपुरवा। इसी रामजसपुरवा में एक राम बाबू नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती देवी और 3 बेटे, एक सोनू बड़ा, सेकंड नंबर का मोनू और तीसरे नंबर का और सबसे छोटा गोलू। तो जो राम बाबू थे, इनकी कुछ दिन पहले यानी कई साल पहले इनका निधन हो चुका। तो घर में अब सिर्फ उनकी पत्नी सरस्वती देवी और 3 बेटे यही रहते थे। ये उनके निधन के बाद की बात बता रहा हूं। तो जो सरस्वती देवी थी, महिला थी। जब राम बाबू जीवित थे तो इनका कोई बड़ा कारोबार नहीं था। खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी का ही काम करते थे। उसी से जो कमाई होती थी उसी से अपने पत्नी बच्चों का भरण पोषण करते थे, परिवार चलाते थे। तो खेती बाड़ी में ज्यादा कमाई होती नहीं है, तो जैसे तैसे ही परिवार चलता था। और बच्चे छोटे छोटे थे उस समय। तो जो पत्नी थी सरस्वती, ये घर का काम संभालती थी, प्लस जब भी समय मिलता था यानी घर के काम से समय निकाल कर पति जो राम बाबू थे इनके साथ खेतों में भी काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी काम करते थे और इसी प्रकार से इनका गुजर बसर चल रहा था, बच्चों का भरण पोषण भी चल रहा था। लेकिन जब इनका निधन हो गया उसके बाद जो पत्नी सरस्वती देवी थी, इनके ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि पुरुष के रूप में घर में यानी बड़े में जो एक जिम्मेदार जवाबदार थे, पति ही थे राम बाबू। बच्चे 3 थे, बेटे 3 थे, पर वो छोटे छोटे थे। अब समझदार के रूप में, जिम्मेदार के रूप में सिर्फ सरस्वती बची, वो महिला। अब पति के साथ वो काम करती थी, तो जो खेती बाड़ी घर का जो मैनेजमेंट था इसकी जानकारी उनको नहीं। जैसा पति बताते थे, यानी घर के अंदर का काम तो अपने हिसाब से करती थी, पर खेती बाड़ी का जो मैनेजमेंट था पूरा राम बाबू ही करते थे। अब उसकी जिम्मेदारी भी इनके सिर पे आ गई थी, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे। और अगर करती ना तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होता, उनका खुद का भरण पोषण कैसे होता। तो किसी तरीके से जो है उनके निधन के बाद में, पति के निधन के बाद में सरस्वती जी भी पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती हैं, घर के अंदर का पूरा काम करती हैं और समय निकाल कर जो है खेती बाड़ी का जो काम होता है वो भी करने लगती हैं। कभी कभी बच्चों को भी साथ ले लेती हैं, छोटा मोटा काम होता है, नहीं आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हेल्प ले लेती हैं, सहयोग ले लेती हैं और अपना काम निपटा लेती हैं। तो आर्थिक रूप से दिक्कत थी ही, खाने पीने की तो ज्यादा दिक्कत नहीं थी क्योंकि अनाज तो होता था खेत में, पर पैसे रुपए की दिक्कत थी। खेती बाड़ी में पैसे रुपए ज्यादा नहीं व्यवस्था हो पाते हैं। वही गल्ला वगैरह बिकता है तो उसी से मिलते हैं। तो खेती बाड़ी भी इतना कोई बड़ी नहीं थी उनकी। तो जैसे तैसे जो है इनका जो जीवन होता है आगे बढ़ने लगा, घर आगे बढ़ने लगा। जो 3 बच्चे थे उसी अवस्था में, उसी हाल में जो है बड़े होने लगे। कई साल बीत गए। अब जो बड़ा बेटा था सोनू, इसकी उम्र करीब करीब 20 साल की हो चुकी थी। और जो मोनू था ये भी करीब 2 साल का छोटा था। सोनू से तो 18 साल के आसपास ये भी हो गया था। गोलू और छोटा था, उससे भी छोटा था, तीसरे नंबर का था। तो बच्चे लगभग लगभग बड़े हो गए थे। तो अब खेती बाड़ी में माँ का हेल्प करते थे, यानी कोई भी काम होता था तो माँ से एक बार पूछ लेते थे, जैसा वो कहती थी वो करते थे। और गांव, आसपास के गांव में भी घूमना टहलना था। बहुत सारे आसपास के गांव में, अपने भी गांव में दोस्त यार भी बच्चों के बन चुके थे, तो समय समय पे उनसे भी ये लोग सहयोग ले लिया करते थे। अब जब सोनू 20 साल का हो गया तो इसे लगा कि खेती बाड़ी में ज्यादा कमाई नहीं होती है, और जो मोनू है, गोलू है, माँ है, ये लोग तो खेती बाड़ी का काम करवा ही लेती हैं। हमें कुछ बाहर भी करना चाहिए जहां से 4 पैसा आना शुरू हो जावे, और घर के अंदर जो
आर्थिक क्राइसिस चल रही है वो क्राइसिस दूर हो सके, दूर की जा सके, ताकि हमारा जो परिवार है, भाई है, माँ है, ये अच्छी जिंदगी जो है जीने लगे। काफी दिन से क्राइसिस की जिंदगी जी रही हैं, हम भी क्राइसिस में ही बड़े हुए, मनी क्राइसिस जो होता है उसी में बड़े हुए। तो यही सोच कर जो है मोनू, और ये भी सोचता है कि जब भी समय आएगा, फसलों का जब समय आता है उस समय थोड़ा काम से छुट्टी लेके, बाहरी काम से, खेती बाड़ी का भी काम कर लिया करेंगे, उसमें हाथ बटा लिया करेंगे। तो यही सोचकर वही बांदा जिले में, बांदा शहर जो है, वहीं पर अपना काम की तलाश में लग गया कि कहीं कोई काम मिल जाता तो कर लेता। काफी तलाश करने के बाद भी, यानी काम तो मिला उसे, पर जैसा वो चाहता था उस प्रकार से काम नहीं मिला। यानी ये मान लीजिए कि काम तो बराबर पर पैसे कम। तो सोनू को लगा कि इसमें जमेगी नहीं, नहीं जमेगा, क्योंकि काम ज्यादा पड़ता है, समय ज्यादा देना पड़ता है, पैसा उतना मिलता नहीं है। तो सोनू ने वहां काम छोड़ दिया, माँ को सारी बात बताई। अब माँ क्या करती बेचारी, तो माँ यही समझाई कि चलो ठीक है बेटा, ऐसा करो कि अभी जितना मिल रहा है इतने में ही जो है गुजारा करो, और उसी में काम कर लो, कम से कम थोड़ा ही सही, पर आता तो है कुछ ना कुछ। जब सरस्वती देवी ये बात बताती हैं, यानी माँ ये बात बताती हैं, तो सोनू मान जाता है। अब करीब 20 साल का सोनू हो चुका था, पैसे भी बाहर से कुछ ना कुछ कमा के लाने लगा था, खेती बाड़ी का भी काम में बराबर, यानी जो जिम्मेदारी जवाबदारी होती है घर की, बाहर की, वो पूरा सोनू के जिम्मे आ गया था, वो संभालने लगा था। माँ को कुछ जो है आराम मिला था पहले से, क्योंकि पहले वही सब कुछ करती थी। तो सरस्वती देवी को यह लगा कि बहुत हो गई मेहनत, पति थे तब भी घर का काम, बाहर उनके साथ काम, उनके ना रहने के बाद संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो कुछ यानी खेती बाड़ी जिम्मेदारियों से कुछ राहत मिली है, तो घरेलू जिम्मेदारी से भी कुछ राहत मिलनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब घर में बहू आए। तो यही सोचकर वो ये प्लान बनाती है कि सोनू की अब शादी कर दी जाए, और यही प्लानिंग के साथ वो जो नातेदार रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, सबसे बोलते हैं कि सोनू के योग्य कोई लड़की हो जान पहचान में, तो बातचीत करके जो है शादी करवा दी जाए। बहू घर में आ जाए तो सोनू को भी संभालेगी, परिवार के जो लोग हैं उनको भी संभालेगी, और घर का काम काज कम से कम वो देखेगी। तो बाहरी काम जो खेती बाड़ी का है उसमें हम हाथ बटाएंगे, कम से कम जो काम का बोझ है, संघर्ष का बोझ हो, थोड़ा कम होगा हमारे ऊपर। अब जिन जिन से लोग बोली, सब लोग अपने अपने स्तर से जो है बातचीत करने लगे, तलाश करने लगे। करीब 6 महीना बीत गया। एक दिन की बात है, सोनू ये एक लड़की को ब्याह कर घर पे ले आया, बिना बताए ही लव मैरिज कर लिया। अब जब घर पर लेके आया तो सरस्वती देवी जब उसको देखती हैं तो वो सन्न रह जाती हैं, अवाक रह जाती हैं। उनको लगता है कि जिसकी लड़की ले आया है, अभी जब उनको जानकारी होगी तो क्या हाल होगा, झगड़ा विवाद क्या नहीं होगा, क्योंकि वो लड़की गांव की ही थी, नाम था निशा, दिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी। सरस्वती देवी भी उसको जानती थी। अब दोनों आ गए, अब करें तो क्या करें। अब सरस्वती देवी सबसे पहले निशा के परिवार वालों को सूचना देते हैं। निशा के परिवार वाले आते हैं, देखते हैं, तो भाई वो गुस्सा तो हो ही जाते हैं, झगड़ा विवाद होता है। दूसरे दिन जो है गांव, नातेदार, रिश्तेदार, इनकी पंचायत इकट्ठा की जाती है, बातचीत होती है। तो जो निशा के परिवार के लोग होते हैं वो इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब लड़की के परिवार के लोग शादी को एक्सेप्ट कर लिए तो फिर सारा विवाद अपने आप खत्म हो गया। उसके बाद में निशा और सोनू ये पति पत्नी के रूप में वहीं अपने गांव में जो रामजसपुरवा होता है वहीं अपने पुश्तैनी घर पर रहने लगते हैं, और जो घर चल रहा था वैसे चलता रहता है। लेकिन अब क्या था कि अभी तक जो सोनू कमा के बाहर से लाता था वो घर परिवार, भाई, माँ, अपने में इसी में खर्च हो जाता था। लेकिन अब जब पत्नी आ गई तो नई नवेली पत्नी थी, तो हर किसी का अपना एक शौक होता है, श्रृंगार होता है। पति के साथ रहते समय निशा कुमारी के भी थे, तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। अब फिर से मनी क्राइसिस पहले जैसी आ गई घर में। तो इसी प्रकार से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करीब बीत गया।
अब सोनू ये सोचने लगा कि अब इतने में काम चलेगा नहीं, अब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। बांदा में और जगह वो काम तलाशता है, ढूंढता है, लेकिन कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, समय दे रहा है, उस अनुसार से जो है उसे ज्यादा मनी का इंतजाम हो जाए। तो उसी के रिश्तेदारी का एक व्यक्ति था जो गुजरात में रहता था, सूरत में। और वहां पर जो है, जो मकान में टाइल्स लगाए जाते हैं, टाइल्स का काम करता था, हेल्पर का काम। तो सोनू उससे बात करता है। तो वो कहता है कि चलो सोनू भाई, क्योंकि वो सूरत से गांव आया हुआ था। तो वो कहता है कि ऐसा है भाई, जितना मेहनत यहाँ करते हो और जितना कमाते हो, अगर इतना मेहनत हमारे साथ चल के सूरत में आप करोगे तो इसका 4 गुना ज्यादा कमाओगे। जब सोनू ये बात सुनता है तो सोनू फौरन तैयार हो जाता है। वो घर पे आता है, अपनी माँ को बताता है, भाइयों को बताता है, पत्नी को बताता है और इन लोगों से परमिशन लेता है। तो पहले तो माँ मना करती है, क्योंकि कोई भी माँ हो, बेटा अगर घर से दूर जा रहा है तो वो रोकेगी, मना करेगी। लेकिन घर की स्थित परिस्थिति को देखते हुए माँ सरस्वती देवी ये परमिशन दे देती हैं। और जब सास परमिशन देती हैं तो जो बहू होती है निशा, ना चाहकर भी दे देती है। कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति उससे दूर रहे? लेकिन अब घर की जो स्थिति थी, माली स्थिति थी, उसको देखते हुए वो भी परमिशन दे देती है। और उसके बाद उसी रिश्तेदार के साथ सोनू चला जाता है सूरत और वहां रहने लगता है और काम करने लगता है। पैसा वाकई में अच्छा खासा मिलता है। समय समय पे जो है सुबह शाम फोन पे बात करता है, पत्नी से भी बात करता है, माँ भाई जो है सबसे बातचीत करता रहता है। और अपना गुजर बसर वहां करता है और कुछ मनी गांव में भी भेजता है, घर पर भी भेजता है, ताकि यहाँ का भी गुजारा लोगों का अच्छी तरीके से चलता रहे। इसी प्रकार से समय आगे बढ़ने लगता है। लेकिन समस्या ये थी कि जो निशा कुमारी थी, ये बिल्कुल नई नवेली थी, 21-22 साल की एज थी, क्योंकि सोनी की उम्र भी करीब करीब अब 21 साल, 21.5 साल की हो चुकी थी। अब इस उम्र में कोई भी लड़की हो जिसका पति बाहर रहता है, वो भले चुप रहे, जुबान से कुछ ना बोले, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बात खलेगी। कुछ तो अपने आप को कंट्रोल कर लेती हैं, तो कुछ अनकंट्रोल हो जाती हैं। तो फिर आगे चल के समस्या खड़ी हो जाती, पारिवारिक समस्या। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। जो निशा कुमारी थी, पति के ना रहते जो इनका देवर था मोनू, वो युवा था, क्योंकि शादी को करीब 1 साल से ऊपर हो चुका था। 20 साल की उम्र में, 20.5 साल की उम्र में सोनू की शादी हुई थी और करीब 1 साल शादी को हो चुका था। तो मोनू भी कम से कम 20 साल का हो चुका था, यंग था बिल्कुल। तो देवर भाभी का रिश्ता था ही, यानी निशा और मोनू के बीच। तो निशा और मोनू के बीच में जो है संबंध हो जाते हैं, अफेयर हो जाते हैं, अवैध संबंध हो जाते हैं। तो इस प्रकार का संबंध कुछ दिन तक लोगों को नहीं पता चलता है, क्योंकि चोरी छिपे ही इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये छुप भी नहीं पाता है। जाने ना अनजाने एक ना एक दिन सबको पता ही चल जाता है। मामला घर का था, घर की बात थी। तो कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक किसी को जानकारी नहीं हुई। पर एक दिन जो सरस्वती देवी थी, इनको कहीं से सुराग मिल गया कि निशा और मोनू के बीच में अवैध संबंध है। तो अब घर की बात थी। सरस्वती को लगा कि अगर ये बात घर के बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो वो चुपचाप रहती है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन चुपचाप तरीके से घर के अंदर ही निशा को भी समझाती हैं, मोनू को भी समझाती हैं कि बेटा ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये अवैध संबंध अच्छा नहीं है। इसका खुलासा होगा तो जो सोनू है उसको भी बहुत खराब लगेगा, भाई भाई के बीच में विवाद होगा, दुश्मनी हो जाएगी, पति पत्नी के बीच में जो है दुराव हो जाएगा, दुश्मनी जैसी स्थिति आ जाएगी। और बाहर अगर जानकारी हो जाएगी समाज में, तो समाज के बीच जीना दुश्वार हो जाएगा, हम सभी का, पूरे परिवार का बहुत बदनामी होगी। वो अपने स्तर से समझाती हैं, क्योंकि घर की बड़ी थी, जिम्मेदार थी। लेकिन सरस्वती का समझाना
बिल्कुल ही इन लोगों को रास नहीं आ रहा था और ना ही कोई इनको असर कर रहा था। इनका जो संबंध था लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। फिर 2-4 महीना बीत गया। अब आ जाता है मार्च महीना, यानी 2026 मार्च महीना पूरा बीत जाता है। 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को सोनू करीब 1 साल से ज़्यादा समय सूरत में गुजार कर जो है गांव आया। अब यहां जब आया तो मोनू और निशा के जो हाव भाव थे आपस में, ये देखकर कुछ इसे संदेह हुआ। तो सोनू अपनी मां सरस्वती से चुपचाप अकेले में बात करता है और पूछता है कि मां, इन दोनों के बीच की जो है मेल मुलाकात है, हाव भाव है, कुछ मुझे अजीब लगते हैं, पहले जैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो सरस्वती देवी पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब सोनू बार बार पूछा तो सरस्वती देवी से नहीं रहा गया, वो पूरी सच्चाई उसके सामने बयां कर दी। अब कौन ऐसा पति होगा जिसे ये पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी अन्य के साथ अवैध संबंध में है और वो चुपचाप बैठ जाएगा? ऐसा तो कोई नहीं होगा, या कोई पत्नी भी ऐसा नहीं होगी जिसका पति किसी अन्य महिला के साथ बाहर रिलेशन में है और उसे पता चल जाए तो वो चुप बैठेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। जब सोनू को जानकारी हुई तो इसके अंदर एक खलमंडल जैसा पड़ गया, इसके अंदर एक भूचाल जैसा आ गया। ये सीधा निशा कुमारी से भी बात कर लिया, विरोध करना शुरू कर दिया, भाई मोनू के साथ संबंध का विरोध करना शुरू कर दिया। अब निशा क्या करे? निशा परेशान, मारपीट भी करने लगा। 1 अप्रैल को आया, 1 अप्रैल के 2 अप्रैल को यानी मारपीट भी शुरू कर दिया। अब निशा 2 ही दिन में बहुत ज्यादा परेशान हो गई। बात 3 अप्रैल की है, 3 तारीख की। 3 तारीख को एक बार फिर दिन के समय निशा और सोनू के बीच में विवाद हुआ और कुछ ज्यादा ही विवाद हुआ, बात हाथापाई तक आ गई। उस वक्त मोनू भी घर में मौजूद था। तो निशा कुमारी मोनू की एक हिसाब से प्रेमिका, तो मोनू बीच में कुछ बोल दिया। अब सोनू निशा के साथ साथ मोनू से भी खार खाए हुए था, मोनू से भिड़ गया। अब जब मोनू से वो भिड़ गया तो मोनू के बीच भी हाथापाई हो गई। आप क्या करें? सोनू बड़ा था, किसी तरीके से जो सरस्वती देवी थी वो समझा बुझा के सबको शांत करती हैं। उसके बाद सोनू घर से बाहर निकल जाता है। अब घर में बाकी लोग बचते हैं, तो जो मोनू और निशा होती हैं ये दोनों दुखी थे। ये दोनों जब घर में अकेले बचते हैं तो दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं और सलाह करते हैं कि ऐसा है कि 2 ही दिन में यह हाल है, आगे क्या हाल होगा। अब एक हिसाब से हम दोनों के प्रेम के बीच सोनू जो है दीवार बनकर खड़ा हो गया है और दिन प्रतिदिन ऐसा ही रहेगा। और ये दीवार जो है जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम दोनों का फ्री तरीके से जैसा मिल रहे थे इस प्रकार से मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा। अब निशा कहती है फिर क्या किया जाए? सोनू उसको सुझाव देता है कि इस दीवार को ही गिरा दिया जाए, यानी सोनू को समाप्त कर दिया जाए। निशा भी सहमत हो जाती है क्योंकि मोनू पे उसको विश्वास था, उसके साथ संबंध थे, दोनों एक हिसाब से देवर भाभी तो थे ही घर के मामले में, पर अवैध रूप से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लीजिए थी। निशा भी एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों दिन में ही प्लान बनाते हैं कि कैसे सोनू को रास्ते से हटाना है। अब घर के अंदर दिन में ही ये लोग प्लान कंप्लीट कर लेते हैं बातचीत करके कि कैसे सोनू को रास्ते से हटाना है। और उसी प्लान के तहत 3 तारीख और 4 तारीख के दरमियानी रात वहीं पर जो है जो इनका घर था, घर से कुछ ही दूरी पे इनका खेत था चक, और वहीं पर ट्यूबवेल लगी हुई थी और वहीं एक कमरा बना हुआ था। निशा और पति सोनू ये दोनों लोग रात के समय वहीं ट्यूबवेल का जो कमरा था उसी के छत पर सोने के लिए जाते हैं और वहीं सोते हैं। तो जो सोनू था, सोनू को बिल्कुल ही इन लोगों के प्लान के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो उसकी पत्नी थी निशा, उसको तो सब पता था। तो सोनू आराम से जो है निश्चिंत होकर वहीं सो जाता है, उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है। लेकिन जो पत्नी थी निशा, इनको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और ही थी। कुछ ही देर में जो है मोनू भी वहां पहुंच गया। सोनू सोया हुआ था अचेत अवस्था में, और जब मोनू वहां पहुंचा तो मोनू और निशा दोनों मिलकर सोते ही समय
सोनू का गला दबा देती हैं और उसके बाद उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके बाद जो मोनू होता है चुपचाप वापस चला जाता है। निशा रात भर वहीं रहती हैं। सुबह होते ही जो है ये शोर शराबा करना शुरू करती हैं। अब इसकी आवाज, इसका शोर शराबा सुनकर जो सरस्वती देवी होती हैं, जो और घर में गोलू होता है, सब भाग भाग के वहां जाते हैं। और जो राम बाबू थे, सरस्वती देवी के पति, इनका एक भाई भी थे लाल बाबू, इनका भी परिवार था, वो लोग भी भाग के वहां टिब्बल के पास जो है पहुंचते हैं। जो मोनू होता है सबके साथ वो भी पहुंचता है दिखाने के लिए। गांव के लोग, आसपास के लोग, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब देखते हैं तो सोनू जो है मृत अवस्था में। अब क्या करें, जो सरस्वती देवी होती हैं वो दहाड़े मार मार के रोने लगती हैं, क्योंकि जवान बेटा जो है उनका भी दुनिया में नहीं था। जो पत्नी होती है निशा, ये भी अपना नाटक शुरू कर देती है उन्हीं के साथ में रोने चिल्लाने का। तो जो सरस्वती देवी थी उनको तो निशा के बारे में पता ही था कि उसका जो है मोनू के साथ अवैध संबंध है, और विवाद भी हुआ था, मारपीट भी हुई थी। तो सरस्वती देवी तुरंत चीख चीख कर सबसे कहने लगती हैं कि मेरे बेटी की हत्या हुई है, और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू ने ही किया है। लेकिन जो निशा कुमारी होती है ये लोगों से बताती है कि रात को सोते समय सर्प ने काट लिया, यानी किसी सांप ने काट लिया, जिससे इनकी मौत हुई है, क्योंकि मुंह से झाग भी निकल रहा था। अब लोगों को लगता है कि सांप ने कैसे काट लिया, छत पे जाकर, और नजदीक जब जाके लोग देखते हैं तो गले पे जो है गला दबाने का निशान भी होता है। उसी में से कुछ लोग तत्काल जो है पुलिस को सूचना दे देते हैं। सूचना पाकर कुछ ही देर में घटना स्थल पर पुलिस टीम पहुंच जाती है। और पुलिस जब पहुंचती है तो सबसे पहले डेड बॉडी को जो है सोनू के अपनी कस्टडी में लेती है, मौके पे मुआयना करती है। जो जिले के आला अधिकारी होते हैं पुलिस के, उनको सूचना देते हैं। सूचना पाकर वो भी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, सब अपने अपने स्तर से जो है अपने काम में लग जाते हैं। और उसके बाद में पुलिस सोनू की डेड बॉडी का पंचायतनामा लिखवाने के बाद बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद में पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर जांच पड़ताल शुरू करती है। अब जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो जो सरस्वती देवी होती हैं, तो सरस्वती देवी तो सबके सामने पहले से ही कह रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि सरस्वती अपना निशा कुमारी को डायरेक्ट कुछ कह सके, क्योंकि कुछ भी बोलने के लिए या पूछताछ करने के लिए कुछ तो प्रमाण या बेस होना चाहिए पुलिस के पास। पुलिस के पास कुछ नहीं था, सिर्फ सरस्वती देवी कह रही थी, तो वो मां थी भाई, जवान बेटा खत्म हुआ था, कुछ भी बोल सकता है इंसान। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें यह खुलासा होता है कि भाई इसका जो है सोनू का गला दबा के ही मारा गया है। अब सरस्वती देवी जो बात बोल रही थी, पुलिस को भी लगने लगा कि कहीं ना कहीं इनकी बात में दम है। इधर पुलिस को यह भी जानकारी हो जाती है कि निशा कुमारी और मोनू यानी देवर के साथ में अवैध संबंध भी थे, भाई इसका विरोध कर रहा था। और एक दिन पहले यानी 3 तारीख को भी मारपीट और झगड़ा विवाद हुआ था। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि सरस्वती देवी जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, इन दोनों का ही हाथ है, कुछ इन लोगों ने ही किया है। अब पुलिस जो है, जो निशा कुमारी होती हैं और मोनू, इन दोनों को हिरासत में लेने के लिए घर पर पहुंचती है, तो देखती है कि यहां से निशा कुमारी और मोनू दोनों घर से फरार हैं। अब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि बस इन दोनों का ही हाथ है, बाकी किसी और का नहीं है। उसके बाद पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर इन दोनों को पकड़ने के लिए जो है लॉबिंग करना शुरू कर देती है। तो वहीं बांदा का एक जगह है जिसका नाम है भीती तिराहा। भीती तिराहा पर मोनू और निशा ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस इनको हिरासत में लेके थाने आती है, और यहां जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद सरस्वती देवी की तहरीर पर पुलिस इन दोनों के ऊपर धारा 103(1) बीएनएस के तहत जो है केस दर्ज करके इनको आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके 6 अप्रैल को स्थानीय अदालत में पेश करती है, और वहां से इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद पुलिस
इसी केस से संबंधित आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और आपको जानकारी देना है। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिख के हमें जरूर भेजें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना कामासीन के ग्राम जामू में ट्यूबवेल की छत पर सो रहे पति पत्नी में से पति की किंचित कारणों से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित समस्त साक्ष्यों एवं गठित दोनों टीमों द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके सगे छोटे भाई के अवैध संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया।